नमस्कार। मैं मिलन छेत्री फिर एक बार आप लोग का सामने में लाइव में हूँ। आज थोड़ा वक्त पे लाइव में है, करीबन 8:10 बज रहा है। इंतजार की पहाड़, इंतजार की वक्त खत्म हो चुके हैं और 12 घंटा के इंतजार है। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू है। बंगाल की 293 विधानसभा क्षेत्रों की परिणाम आने के इंतजार पे है। देखिएगा, आप लोग इतना दिन से इंतजार कर रहा था। सिर्फ बंगाल ही नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य है, फुल प्लेजर 3 राज्य है, बंगाल मिलाकर 4 स्टेट है। जैसे आपको तमिलनाडु, असम, केरला और पश्चिम बंगाल और निकोबार पोर्ट ब्लेयर। क्यों बंगाल में एक नजीर विहीन घटना घटी है। पहले बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना घटी है जो चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आने के 2 दिन बाकी है। उस वक्त फलता बोल के एक बंगाल की एक सीट है, उस सीट को चुनाव बातिल घोषणा करके नया करके 21 मई में चुनाव घोषित किया गया है। एक बड़ा सिद्धांत था चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का जो इस बार जो स्टैंड था बंगाल लेकर, शायद इतना स्टैंड असम में भी नहीं था, तमिलनाडु में नहीं था, केरला में भी नहीं था। इतना स्ट्रिक्ट होने का बावजूद बंगाल में बीजेपी सत्ता में आ पाएंगे, सवाल हजारों है। जवाब तो काली मिल सकते हैं। क्यों आज तक जितना भी आप कोई भी आदमी बात करे, प्रेडिक्शन करे, जो भी करे, वो काल तक के लिए किसी का राइट होंगे, किसी का रॉन्ग होंगे, लेकिन एग्जिट पोल हमेशा एक नहीं होते हैं, हमेशा मिलते भी नहीं है। तो देखिएगा, नेशनल और राष्ट्रीय मीडिया जितना भी है, जो आप लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, यहाँ दार्जिलिंग क्षेत्रों में बहुत सारे हमारा फेसबुक फॉलोअर्स जो है, उन लोग मुझे भी गोदी मीडिया का शामिल करते हैं, बोलते हैं हम किसी पार्टी का दलाली करते हैं। जो भी है भाई, गोदी मीडिया उसको बोला जाते हैं किसी को गलत नहीं दिखाना, सच को सच नहीं बोलना, झूठ को सच दिखाना, उस पर्याय को आप गोदी मीडिया का आख्यायित कर सकता है, पर डेफिनेशन दे सकता है। लेकिन डीएसटीवी का ऐसा कोई नजरिया नहीं है कि किसी को गलत ना दिखाकर किसी का सही दिखाने की कोशिश करना और गलत को सही दिखाने की कोशिश करना, ये डीएसटीवी का आदत कदाचित नहीं है। देखिए, परिणाम काल तो आ ही जाएगा। गाली जिसका करना है कर ही सकता है। जो किसी को भाई पक्षपात की लग रहा है, जो बंदा पक्षपात कर रहा है, भाई जो पार्टी का समर्थक, उसको लग ही भी सकता है। तो आज मेरा जो हेडलाइन है वो एक बार देख लीजिएगा। बंगाल चुनाव के परिणाम कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होंगे। आरसीडीसी में कल सुबह से 6 बजे से एजेंट लोग घुस जाएंगे। इस बार बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है काउंटिंग सेंटर में। मैं आप लोग को स्टूडियो से सजा करूंगा। मैं शायद एक बार 2 बार के लिए काउंटिंग सेंटर में जाऊंगा, लेकिन वहां पे भी मीडिया का जो भूमिका है बहुत सीमित है। वहां पे मोबाइल का कोई अलाउ नहीं है, कैमरा का अलाउ है। तो देखिए, जितना भी हो हल्ला हो गया, जितना भी माइलेज लेना है टीएमसी को, बीजेपी को, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का, वो इंतजार की बात खत्म हो गया। क्यों आज रात में सो जाएंगे, बहुत कैंडिडेट सो नहीं पाएंगे, बहुत पॉलिटिकल लीडर लोग रात भर मीटिंग करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, स्टैटिस्टिक है। आइए, कल तक मैंने बता दिया था, हर जिला के परिणाम के बारे में बता दिया था, कौन जिला में कितना सीट आ सकता है। आप लोग के पास वो वीडियो सेव है तो सेव करके रखिएगा, कल परिणाम आने के बाद मिला लीजिएगा। कल परिणाम आने के बाद मिला लीजिएगा। पहले हम केरल से आते हैं। केरल में सबने कांग्रेस को देख रहा है सरकार बनाने के लिए रास्ता में बहुत ज्यादा है। वहां पे केरल में 70-71 सीट का मैजिक फिगर है। मुझे लग रहा है केरल में लेफ्ट
रिटर्न कर रहा है, लेफ्ट गवर्नमेंट हो रहा है। तमिलनाडु में स्टालिन जी का सरकार फिर वैसे के वैसे ही आ रहा है। असम में बीजेपी एज इट इज वैसे ही आ रहा है, लेकिन सीट का संख्या घटेंगे। और बंगाल में चौथी बार शायद लग रहा है ममता जी का सरकार बनाने जा, लेकिन कांटे के टक्कर से बना रहा है। बीजेपी का इस बार बहुत सारे इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। क्यों इस बार ना हो तो बीजेपी को 2031 में शायद उनके लिए रास्ता खुल जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनाव एक हारते हैं, एक को जीतते हैं, लेकिन एक ही जीतते हैं, हारते बहुत सारे पार्टी। आइए मैं दार्जिलिंग, कार्शियंग, कालिम्पोंग की थोड़ी से आप लोगों से साझा करूं। मैं व्यक्तिगत स्तर पे कालिम्पोंग में कुमाई से भालूखप इधर में तीस्ता मेन हाईवे रंगपुर तक मैंने घूमा। दार्जिलिंग सीट का दार्जिलिंग क्षेत्र से लगाकर सुदूर रिम्बिक, लोधोमा और P-2 जहां पे बूथ है वहां पे भी डीएसटी पहुंचे थे। मैंने व्यक्तिगत स्तर पे वहां पे पहुंचे। कार्शियांग में लटपंचर से होके मिरिक, तीस्ता, इधर में ग्लेनबोर्न, यहां तक भी डीएसटी पहुंचे। लेकिन बात उसी जगह पे नहीं है। पहाड़ का वोटर्स का पाल्स बहुत मुश्किल है। पाल्स को मतलब समझ जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जितना भी हम लोग बातचीत करके, सैंपल टेस्ट करके ये तीनों क्षेत्रों में जो मिला, वहां पे नतीजा दूसरे कुछ दिखाने जा रहा है। किसी ने दिखा रहा है बीजीपीएम 2, किसी ने 3 दिखा रहा है बीजीपीएम को, किसी ने दिखा रहा है आईजीजीएफ 1, किसी ने बीजेपी को 3 ही दिखा रहा है। वो अपना अपना प्रेडिक्शंस है, उसमें कोई माथामारी नहीं करना। क्यों? मुझे पता है हम कौन कौन क्षेत्र में परिभ्रमण किया, ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटी में हम गया। हमारा पास जो एविडेंस, जो बात की ताजे एविडेंस मौजूद है, शायद बहुत कम आदमी का पास उतना है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। दार्जिलिंग, कार्शियंग, कालिम्पोंग हमेशा बहा हुआ नदी से विपरीत में बहते हैं इन लोग। दार्जिलिंग क्यों बहुत ये देखा हुआ है, जो पानी जहां बहते हैं उस तरफ नहीं बहते हैं, उल्टा बहते हैं। इसी वजह से दार्जिलिंग को बहुत कुछ हासिल मुश्किल हो जाता है, हासिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सबको मालूम है। दार्जिलिंग ऐसा एक क्षेत्र है जहां पे गोरखालैंड हवेरा बोलने से भी हाथ तालियां पड़ते हैं, जहां पे देश के गृह मंत्री खुला आम चुनावी सभा में बोलते हैं गोरखा के 5 साल की समस्या के समाधान हम करवा देंगे बोल के भी हाथ ताली मारते हैं। तो सोचिए इस दार्जिलिंग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, और इस दार्जिलिंग का नेता लोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम दोनों का ही बात कर रहा हूं। ममता जी ने बोला गोरखालैंड ढाबेरा, तब भी हाथ ताली मारा। अमित शाह जी ने कहा जब 5 साल पुराना मांग है उस पर भी आप लोग हाथ ताली मारते हैं। तो भाई क्या सोच के हाथ ताली मारते हो, तो आप लोग का पॉलिसी है। हम उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल की बात है। याददाश्त हमारा दार्जिलिंग की जनता की, पार्वतीय क्षेत्र का जनता की शायद थोड़ा से दूसरा जगह से काम है। क्यों? हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं। गुस्सा में आने के साथ किसी को सामने में तो हो हाथ हपाई कर देते हैं, अदरवाइज हम उसको गाली करते हैं, माँ बहन उठा के गाली कर देते हैं। अभी तो नया एक ट्रेंड चालू हुआ दार्जिलिंग पहाड़ में, जैसे दिल्ली में बोलते हैं गोडी मीडिया, दार्जिलिंग में बोलने लगा झोले मीडिया। तो भाई देखो, ये झोले और गोदी
भाई काल जो हारेंगे उनके लिए आज तक उनके लिए गाली करने का रास्ता रहेंगे, और जो जीतेंगे शायद वो कल तक बोलेंगे ये सब झोले मीडिया गलत प्रेडिक्शन किया था। बस समझ गए ना मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं। ये तीनों क्षेत्रों में कांटे के टक्कर हो रहा है। लेकिन आज मैंने स्पेशली दार्जिलिंग जिला का जो 6 सीट है, मतलब ग्रेटर दार्जिलिंग में बता रहा हूं, ये 6 सीट को फोकस करके आप लोग को बता रहा हूं। 6 अलीपुरद्वार का 4, इस पे फोकस कर रहा हूं। 6 या 10 सीट का, क्यों यहां पे गोरखा बहुल क्षेत्र भी ज्यादा है, यहां पे गोरखा कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। तो देखिएगा कालिम्पोंग में मैं अभी भी बता रहा हूं, रुदेन शादा लेप्चा जी म्यूनिसिपल व अर्बन एरिया से 10 से 12,000 वोट उनका ईवीएम मशीन में जमा हो गया तो उनका जीत निश्चित है। अदरवाइज मुझे लगते हैं रुदेन शादा लेप्चा का वहां पे हारना सामना कर सकता है भरत छेत्री का सामने में, क्योंकि मुझे लगता है कालिम्पोंग बाजारी क्षेत्र जो है अर्बन क्षेत्रों में है, म्यूनिसिपल क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में रुदेन शादा लेप्चा का बहुत बैक ड्रॉ है, मतलब बहुत पीछे है। उसी जगह पे देखिएगा भरत छेत्री को क्यों, एक अननोन पॉलिटिकल फिगर है, एक राष्ट्रीय खिलाड़ी है, खिलाड़ी की वजह से उन्हें इज्जत कमाया, लेकिन अभी पॉलिटिक्स में शामिल हो गया तो नए न्यूली पॉलिटिशियंस है। लेकिन उनका एक चीज देखा आपने, चुनाव पीरियड में किसी पत्रकार का साथ पर्सनल इंटरव्यू नहीं दिया, 2-1 शब्द कहा वो अलग बात है। उनका जितना भी इलेक्शन मैनेजमेंट करने वाला इलेक्शन एजेंट लोग था, उन लोग इस चीज को हैंडलिंग किया। और रुदेन शादा लेप्चा पूरी एक पॉलिटिशियंस है। तो देखिएगा यहां पे 2 बेस, कालिम्पोंग में 2 बेस काम कर रहा है। एक बेस को खत्म कर दिया साइलेंस मूड वोटर जो है, जो अमित शाह जी का भाषण और आसाम का मुख्यमंत्री का भाषण से कालिम्पोंग को थोड़ा से बैकफुट में लेके दिया। तो जनता ने ऑलरेडी तैयार कर लिया किसको वोट देना है, ऑलरेडी दे चुका है, कल परिणाम आना है, तो कल तक का तो इंतजार है। तो मैं अभी भी बता रहा हूं, बाजार क्षेत्रों में से कालिम्पोंग में 12,000 वोट रुदेन शादा लेप्चा का ईवीएम में गिरा था, तो उनका जीत 1,500 से 2,200 वोट में होंगे, और 10,000 से कम वोट गिरा तो भरत छेत्री का जीत 500 से 1,000 का मार्जिन में होंगे। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ये 100% राइट होंगे, इसे कोई दवा नहीं कर सकता हूं मैं, ये प्रेडिक्शंस है। हम जिस क्षेत्रों में कालिम्पोंग में हॉट क्षेत्रों में घुमा, तो उसी आधार से मैं बात कर रहा हूं। कालिम्पोंग में डिफरेंट क्षेत्रों में, जो क्षेत्रों में रात में मैंने घुमा, किसी ने उतना जगह में घुमा ही नहीं शायद। कालिम्पोंग क्षेत्र का पत्रकार मित्र लोग भी वो उतना रिमोट एरिया में पहुंचा नहीं, मैं इतना यकीन से बोल रहा हूं। आइए अभी कालिम्पोंग से इधर आइए, तीस्ता पारी आइए, दार्जिलिंग में आइए। दार्जिलिंग में देखिए ट्राइंगल फाइट्स है, ट्राइंगल फाइट में ऑलरेडी मतदान हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। यहां पे अब कोई हम बोले आप बोले कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, पक्षपात का बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि काल परिणाम आने वाला है। किसी एक को जीतना है, 2 को हारना है, ये तो यकीनन सबको मालूम है, उसमें कोई तो दूसरा बात हो ही नहीं सकता है। तो हायराज हमारा ये बात किसी को पसंद ना आए, उनका मर्जी से वो कमेंट कर सकता है, गाली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हम उनको बारे में बोल रहे हैं वो जीतेंगे बोल के हम उस पार्टी के समर्थक है, बस उस पार्टी को मैंने ज्यादातर सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, परिणाम कल आना ही है।
तो हम उनको समर्थन करें और ना करें, आप समर्थन करें ना करें, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उस कैंडिडेट के लिए। क्यों, जो जीतना है तो कल जीत ही जाएंगे। ये चुनाव से पहला होते थे मतदान से पहले तो उसमें कुछ फर्क आ सकते थे। क्यों, वोटर्स को प्रभावित कर सकते थे शब्द चयन से, जो अभी इस वक्त संभव नहीं है। क्यों, कदाचित संभव नहीं है वोटर को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि मतदान हो चुका है, काल परिणाम के इंतजार पे है। तो देखिएगा, दार्जिलिंग में मुझे जो लगा, नोमान राय का वोट, साइलेंस वोटर भी नोमान राय का सपक्ष। चाय बागान में, बहुत सारे चाय बागान में श्रमिक का वोट नोमान राय जी का सपक्ष में गया। आप बोलेंगे भाई अजय का क्यों नहीं, अजय को भी गया, नहीं गया ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर में बीजेपीएम पार्टी, अनिल जी का पार्टी जो है, उनका कैडर में स्ट्रांग है। उनका कैडर का आसपास 50,000 55,000 उनका रिजर्व वोटर्स है, उनका रिजर्व वोटर्स है। उस जगह पे टीएमसी का वोटर्स कितना विजय जी को ईवीएम मशीन में क्लिक किया, उस जगह पे एक सवाल रहेंगे। और एक बड़ा फैक्टर्स क्या विजय राय का प्लस क्या था, विजय राय का प्लस था लक्ष्मी का भंडार, और कुछ राज्य सरकार द्वारा लास्ट टाइम में जो योजना चल रहा था उसको लाभान्वित कुछ महिलाएं, दीदी बहन ने यहां पे एडिशनल ऐड किया। कि उन लोग का पास ऐसे ही 47-48,000 का वोट बैंक है, ऐसे ही वोट बैंक है। साथ साथ में उन लोग को लक्ष्मी का भंडार, टीएमसी का वोट, आदर्श कुछ जो योजना चल रहा था उस योजना से लाभार्थी मिला के 10 से 12,000 वोट, और भी एक्सटेंशन हो गया 60,000। हम आपको बता रहे हैं 60,000 वोट। दार्जिलिंग में वोट कितना कास्ट हो आप लोग को मालूम है। तो यहां पे भी दार्जिलिंग में भी किसी का आकलन लगाना बहुत मुश्किल लग रहा है। जितना अजय का वोट भी कास्ट हुआ, उतना विजय जी का भी हुआ, उतना मुझे लगता है नमन जी का लिए भी हुआ। तो यहाँ पे ऐसा एक जगह में देख रहा है, सिर्फ यहाँ पे ना परसेंटेज भी ना 1% से भी कम फर्क नजर आ रहा है। किसी ने 0.25%, 0.25%, 0.45% का आगे पीछे लग रहा है। तो इस जगह पे कुछ भी पोस्टल बैलेट में क्या हुआ, कल दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र 23 के लिए पोस्टल बैलेट पहले गणना होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे पोस्टल बैलेट। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, कल दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र 23 के लिए पोस्टल बैलेट एक निर्णायक भूमिका लेंगे। ईवीएम मशीन में जितना आदमी खींचा वो तो है ही है, जैसे रिम्बिक, नागरी ध्वजे, सुखिया, पोखरीबंग चामंग, तो चुंगथुंग मारीबुंग जो समष्टि है ना, यहां पे अनिल जी का कैंडिडेट, बीजेपीएम का कैंडिडेट आगे चल रहा है। आगे उन देख लीजिएगा, कल जब ईवीएम मशीन खोलेंगे तब आप लोग मिला लीजिएगा ये समष्टि में कौन कौन पार्टी आगे चल रहा है। सेकेंड पोजीशन में रहेगा ये समष्टि में बीजेपी रहेगा, थर्ड पोजीशन में रहेगा ये तीनों समष्टि में अजय जी का। अभी आइए अजय जी कौन कौन जगह से आगे रहेंगे, कल ईवीएम खोलेंगे तो तब मिला लीजिएगा आप लोग। पंदम समष्टि, पंदम, उसके बाद अच्छा वो आरेख बोल दिया, लेबोंग बदनतंग समष्टि में भी अनिल जी का कैंडिडेट आगे चल रहा है, विजय जी आगे चल रहा था, आगे है। कल जब काउंटिंग का ईवीएम मशीन खोलेंगे ना, उस समष्टि का बूथ का नंबर देके आप लोग मिला लीजिएगा। आइए अभी मैं बता रहा हूं अजय जी का। अजय जी का कहां पे, पंदम सदर 1 2 3 4 घूमजोर बांग्ला, ये 6 समष्टि आप हिसाब करके मिला लीजिएगा। ये 6 समष्टि का बात किया मैंने। आइए अभी नोमान जी का कहां पे चल रहा है। दार्जिलिंग में कुल मिलाकर 17 समष्टि है। अभी नोमान जी कहां से वोट लीड करेगा आप लोग देख लीजिए। टॉकबर समष्टि, ऋषियाट ब्लूमफील्ड समष्टि, मिला लीजिएगा। उसके बाद आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है, जो मिलन जी ने गलत करा है कि मिलन जी का थिंकिंग गलत है। पुल विजनबारी समष्टि,
ফুলবিজনবাড়ি समष्टि, रंगबुल धोत्रे जो समष्टि है ना, यहाँ पे इस पार्ट पखा में, वहां पे भी वहां आगे चल रहा है नोमान राय। आप बोलेंगे रेलिंग समष्टि क्यों नहीं बताया? रेलिंग समष्टि ऐसे कंट्रोवर्सी जगह में है। रेलिंग समष्टि में आई थिंक 16 से 18 बूथ है, इसमें डिवाइडेड हो गया, सबको बराबर मिल रहा है। देखिए उसके बाद ये जो है ना 6 माइल जो है ना, 6 माइल क्षेत्रों में, दवाई पानी क्षेत्रों में, तो वहां पे भी बीजीपीएम का कैंडिडेट पीछे में चल रहा था, विजय जी पीछे में चल रहा था। आप लोग काल ईवीएम खोलेंगे तो मिला लीजिएगा, तो आपको गाली करना तो काल कर लीजिएगा। ये आदमी हम लोग को उल्लू बनाया है, अभी गाली करके आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कल जब रिजल्ट परिणाम आएंगे तब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना? एकदम पाई टू पाई मिला लीजिएगा, बूथ वाइज मिला लीजिएगा। मैं आपको डाटा भी दे सकता हूं, लेकिन उतना बूथ का 200 कितना बूथ का ना, करीबन 300 के आसपास बूथ का परिसंख्यान आप लोग को अभी नहीं दे पा रहा इतना कम समय में। तो देखिएगा 6 समष्टि में तो उन लोग आगे, 5 समष्टि में नोमान राय में। यहां पे एक सवाल की जगह पर है, साइलेंस वोटर जो दार्जिलिंग में है, वो वोटर किस पे, बीजेपी को तरफ गया कि अजय भट्ट का तरफ गया? तो उस हिसाब से इक्विजेशन मैंने क्या बोला, 0.5 0.4 इसी के बीच में फर्क चल रहा है दार्जिलिंग सीट का लेकर। आइए कार्शियांग में आ जाइए आप लोग। कार्शियांग में क्या हो रहा है, कार्शियांग में क्या है, कार्शियांग में क्या सिचुएशन चल रहा है? हो चुका है, अभी तो ईवीएम में तो कैद हो चुका है, कल सुबह ही तो खुलेंगे ईवीएम। कार्शियांग डिफरेंट क्षेत्रों में ओवरऑल देखेंगे, सोनम लामा, अमोल लामा, वंदना राय, ये तीनों का कंपटीशन में अमोल लामा को सबने बोल रहा था बाहर से आया बोल के, आदमी ने जो प्रोवोक कर रहा था, जो भी कर रहा था, वो अपना पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड था। क्यों? वैसे भी तो बीजेपी तो लास्ट टाइम में भी वाजपेयी को तो सिलीगुड़ी से लेके आया था, तो उसमें पॉलिटिकल स्टैंड में उस टाइम पे शायद बीजेपी ने कहा ही नहीं जो बीबी वाजपेयी कहां से आया कि नहीं। ये क्या है ना, एक छोटा थिंकिंग का इशू है। लेकिन अमोल लामा मुझे लग रहा है 1 से 1.5% आगे चल रहा है। ईवीएम मशीन में वही दिखाई देंगे, शायद सेकेंड पोजीशन में सोनम लामा रहेंगे, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं रहेंगे, 1 से 1.5% वोट की फर्क रहेंगे। तीनों 55,000 के आसपास ही वोट लेके आएंगे। वंदना राय भी कम नहीं है, वंदना राय भी कम नहीं है उस जगह पे। वंदना राय का भी 50,000 की कतार पे वोट आएंगे, याद रखिएगा आप लोग। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, कौन कौन समष्टि में, कार्शियांग में, कार्शियांग देखिएगा, गिद्दे पहाड़ समष्टि जहां अनित थापा ने जीता था, उस समष्टि में और कार्शियांग म्युनिसिपल क्षेत्र में, बाजार क्षेत्रों में अनित जी का पार्टी का कैंडिडेट की परिणाम अच्छा नहीं आएंगे। इवन लॉन्ग व्यू, अंबटे, ये 2 समष्टि में भी खराब परिणाम आएंगे। मिरिक के उधर में जो 3 समष्टि है, पानीघाटा सुगाना भी, यहां पे कटे के टक्कर हो रहा है बीजेपी और बीजेपीएम। बीच में चाय बागान में बहुत सारे वोटर्स जो वंदना जी को ऊपर में उम्मीद करके उनको भी वोट डाला, ऐसा नहीं है नहीं डाला, बहुत अच्छा वोट उनको इन फेवर में भी कास्ट हुआ, मुझे इतना लग रहा है। तो ओवरऑल जितना भी बोलिएगा, पहाड़ इस बार जैसे पहले मैसिव वोट से जीत हासिल होते थे,
डिफरेंस बहुत ज्यादा होते थे। इस बार वो सपना रह गया, पर सपना हो जाएगा। क्यों? उतना डिफरेंस इस बार पहाड़ में नहीं है। ये है क्या है एक संकेत, ये एक अल्टीमेटली क्या वार्निंग दे रहा है, जो फ्यूचर में कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ बोल वचन से आपको भिगाने की कोशिश करेंगे तो चुनाव में आपको परिणाम खराब इंतजार करेंगे। ये पहाड़ के लिए एक बड़ा लेसन आ रहा है। आइए शिलीगुड़ी में, नक्सलबाड़ी माटीगारा से हम बाद में आ रहा है, शिलीगुड़ी होकर नक्सलबाड़ी माटीगारा में घुस रहा हूं मैं, उसके बाद जाऊंगा फांसी दावा में। शिलीगुड़ी में कल तक मुझे जो रिपोर्ट था, हमारा जो पत्रकार मित्र है, हमारा जो सहयोगी है, डिफरेंट सोर्स से मैंने जो सोर्स को देखा, मैंने गौतम देव बहुत कम मार्जिन में जीतने वाला लग रहा है। यहाँ पे शंकर घोष का जीत थोड़ा कठिनाई दिखाई दे रहा है। क्यों? अभी कठिनाई और सहज बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? कल परिणाम आने ही वाला है, सुबह का सुबह ही। तो वहां पे बहुत कम मार्जिन में 3 से 4 हजार वोट की मार्जिन की जीत गौतम देव की सपक्ष में आ सकते हैं। देखिए, शंकर घोष भी एक एलिजिबल कैंडिडेट है और गौतम देव एक जाने माने फेस है नॉर्थ बंगाल के लिए, उत्तर बंगाल के लिए। बीजेपी सत्ता में आएंगे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर शंकर घोष भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। शंकर घोष भी बहुत एलिजिबल कैंडिडेट है। लेकिन आइए आप नक्सलबाड़ी माटीगारा, यहां पे आनंदमय बर्मन, उनका जीत बहुत आगे चल रहा है। क्यों? ईवीएम मशीन जब कल खोलेंगे तो पता चल जाएगा। बहुत आगे चल रहा है उनका, आनंदमय बर्मन का। क्यों? वहां पे शंकर मालाकर टीएमसी का कैंडिडेट सेकंड पोजीशन पे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कल जब ईवीएम खोलेंगे मिला लीजिएगा जे मिलन ने क्या कहा आप लोग को। अभी आइए फांसी दवा सीट में बीजेपी का आगे बढ़ोतरी दिखाई रहा है, बहुत आगे देख रहा है। तो आप लोग सोच लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी पार्वत्य क्षेत्र के लिए क्या उपलब्ध करवाया, तो अब भी भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत हासिल हो गया तो अलग बात है। उपलब्धि तो यहां पे 0 है। आप लोग को बंगाल की अक्षुण्ण रखकर कोई व्यवस्था दे रहा है तो तब भी उसमें हाथ तलिया पड़ता है। आप लोग डिबेट करते हैं जे नहीं होम मिनिस्टर ने कुछ कहा, हम लोग को कुछ उपलब्धि करवाएंगे, तो जीटीए तो बंगाल का अंदर में व्यवस्था है, वैसे ही कुछ व्यवस्था आप लोग को इंतजार कर रहा है। ये मत सोचिएगा 6 शेड्यूल का के बाद उन लोग सत्ता में आए तो मुश्किल है। मैंने इसीलिए पहले ही शुरुआत में टाइम में किया ना, गोरखालैंड हबे ना बोलने से भी आप लोग हथतालियां मारते हैं, और गोरखालैंड आंदोलन 5 साल का, वो भी बोलने से आप लोग हथतालियां मारते हैं, स्टेज पे सजा करते हैं नेता लोग, एक शब्द भी प्रतिवाद नहीं होते आप लोग तरफ से। क्यों? आप लोग को थिंकिंग क्या है आप लोग को मालूम है। आप लोग पहाड़ और पहाड़ का जनता को बेवकूफ बना के, कोई भी नेता हो बेवकूफ बना के पहाड़ को 50 साल पीछे करवा दिया। ये गोरखालैंड के नाम में एक पवित्र शब्द गोरखालैंड, इस पवित्र शब्द के लिए कितना आदमी आत्महत्या का मतलब आत्मदाह किया, गोली खाया, शहीद बना। उन शहीद के लिए आप लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है। शहीद दिवस आते हैं, फूल वाला खदा लगा देते हैं, बड़ा बड़ा बलि बात कर देते हैं, दिखा देते हैं हम लोग शहीद के लिए बहुत प्रेम भाव रखते हैं। भाई आप लोग का वजह से दार्जिलिंग का उपलब्धि सुनना है, बहुत 0 है। चुनाव का परिणाम आने के बाद, काल की बात परसों से आप लोग मिला लीजिएगा, जितना भी वोटर का नाम डिलीट हुआ ना, उन लोग नेता का घर घेराव करना। जो नेता आप लोग को बोला था नाम उठा देंगे चुन चुन के, उस पार्टी के नेता के घर में धरना बैठना है।
जे भाई हमको नाम उठा दो, आपका बड़ा नेता बोल के गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी हमको गाली करके कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोग को, हम भी आप लोग को खराब शब्द प्रयोग करके हमको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परिणाम तो कल आने वाला ही है। तो हाथ के हाथ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बोलता हूं, दार्जिलिंग जो अपना फोकस पॉइंट है वहां से फोकस नहीं करते। दार्जिलिंग दूसरा चीज पे फोकस करता है, किसका लोगो चला गया, कहाँ घोटाला हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई जिस ऑफिसर का जीटीए में पोस्टिंग ही नहीं हुआ, उस ऑफिसर का नाम में आपको निर्देशिका जारी होते हैं। भाई बड़ा डेंजरस बात है। एक भी पत्रकार मित्रों, एक भी एनालिसिस करने वाला, वो ऑफिसर का जो पेपर का नाम से किसी एक व्यक्ति को सिलेक्ट किया था, जो भी हो, कैजुअलिटी जिस पे भी हो, वो ऑफिसर के बारे में पूछा एक बार, किसने आरटीआई किया, जे ऑफिसर यहाँ पे कार्यरत था कि नहीं था। उनका पेपर में जो आईएएस महंत का नाम कहा, उस ऑफिसर वहां पे कार्यरत था, ये जानकारी लिया, उसके बाद ना चिल्ला बल्ला करना चाहिए भाई। नहीं, इसीलिए मैं बोलता हूं ना, फोकस पॉइंट में जाइए। फोकस पॉइंट में जाके घोटाला किया तो भाई उसके ऊपर में जाके धरना में बैठ जाओ। 1 इंच भी मत हटो। जैसे उस दिन बीजेपी और टीएमसी का शीर्ष नेतृत्व बंगाल का ईवीएम सेंटर में जाके धरना में बैठ गया, एक जन 3-3-4 घंटा। बैठ जाओ आप लोग लालगोडी में। कहीं घोटाला हो गया तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो जो कंटेंट क्रिएटर बकवास बोलने वाला कुछ कुछ एनालिसिस करते हैं ना, उनका बात सुन के आप लोग प्रभावित होंगे। नेता जाके नेता का काम नहीं करेंगे। आप लोग का बड़ा एक नेता बोला था ना, यहाँ पे सीडी, सीआईडीआई, एबीआई क्या क्या लेके आएंगे, एक भी नहीं लेके आ पाया आज तक के लिए। तो भाई आप लोग को आ जाएंगे, काल देंगे, परसों देंगे, देके तो आप लोग को इतना साल तो ऐसा करके दौड़ा दिया मीठी बोली से। तो भाई काल देंगे, इसका क्या एश्योरेंस है, क्या गारंटी है। बोलेंगे जो भाई ये कोई दुकान है, ये कोई सामान है जो हम गारंटी वारंटी देने के लिए बैठा है। ये पॉलिटिकल औहदा है। औहदा का कोई गारंटी नहीं होता है, वारंटी नहीं होता है। ये है दार्जिलिंग। गारंटी वारंटी ना देने वाला को जनता 5 साल में एक बार मौका मिलता है। वो मौका इस बार कितना घुमाया और कितना फायदा मंद करवाया वोटर लोग, वोटर का पास पता है। आइए अलीपुरद्वार में, अलीपुरद्वार का 4 सीट है। फालाकाटा में देखिए, मैं आपको यहां से दिखा दे रहा हूं, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। 5 सीट में एक फालाकाटा जो सीट है उसमें टीएमसी का उम्मीद दिखाई दे रहा है। और जो 4 सीट है, चारों सीट में बीजेपी बहुत आगे चल रहा है। क्यों? बीजेपी का केंद्रीय मंत्री था जॉन बार्ला जी, उन्हें टीएमसी में ज्वाइन किया था। लेकिन जॉन बार्ला जी को टीएमसी ने अलीपुर की जनता के लिए राजनीतिक तौर पे प्रयोग नहीं कर पाया। जिस तरीका से विशाल लामा और मुंडा जी को, सांसद मुंडा जी को प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने, उस तरीका से टीएमसी यहां पे फेल रहा, अलीपुरद्वार जिला में फेल रहा। जिसकी वजह से आज अलीपुरद्वार जिला में 5 सीटों में 4 सीट पे बीजेपी आगे रन कर रहा है। देखिएगा दार्जिलिंग में बीजेपी कुछ भी ना देकर भी बीजेपी बहुत कुछ आगे रन कर रहा है। हाँ, दार्जिलिंग जिला में तो बीजेपी नीचे भाग में, तराई क्षेत्रों के लिए तो बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। तब भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कुछ भी नहीं किया। तब भी पहाड़ बीजेपी को दिल से चाहने की कोशिश करते थे, क्योंकि बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ का जनता बहुत प्यार दिया था। लेकिन बीजेपी ने उस प्यार को ऐसा 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 दर्द दिया ना, ऐसा ऐसा दर्द दिया, उस दर्द का कोई सीमा नहीं है। तब भी
जनता उनको जिताया तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि भाई इन लोग तो हम लोग को दे के ही रखा है, इनके लिए कुछ तो करे, कुछ तो करे। तो भाई चलो, कुछ भी हो जो भी हो, कल सुबह ही ईवीएम मशीन के इंतजार है, तो तब तक के लिए इंतजार कीजिए, विदा दीजिएगा। क्यों, मैं अभी विदा लेने जाऊंगा, कल दिन भर लाइव में रहूंगा, आपका साथ साझा करूंगा उन जिला में कौन सीट का कौन आगे चल रहा है, पल पल की न्यूज कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे से डीएसटीवी का लाइव में हम रहेंगे, साथ ही एक्सपर्ट भी रहेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।